तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, काफ़ी कुछ हुआ इस हफ्ते, US ईरान के बीच फिर से टेंशन बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन आज जो बाजार ने क्लोजिंग दी काफ़ी अच्छी, ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए मार्केट्स नजर आए। और इंडेक्स की अगर बात करें तो IT में थोड़ी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन आज के दिन बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और नतीजे शुरू हो गए हैं और अब तक के जो नतीजे आए हैं अच्छे ही दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन विप्रो के नतीजे थोड़े से कमजोर होते हुए नजर आए। अब कल तमाम बड़े बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। अब ऐसे में अगले हफ्ते के लिए क्या आउटलुक रहेगा, कौन से लेवल्स अहम होते हुए देख रहे हैं आप, और आज और इस हफ्ते पूरे बाजार पर क्या व्यू रहेगा आपका? धन्यवाद तृप्ति जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ET नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को शुभ संध्या और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज संध्या को रखेंगे, ये बुनियादी तौर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो दीप्ति जी, सबसे पहले तो शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन, और आखिरी दिन में अगर इस प्रकार की चाल बाजार को देखने मिले तो मेरे ख्याल से ये बहुत पहले तो भरोसा मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, आज सुबह जब हम कामकाज पर, शुक्रवार को जब सुबह कामकाज पर लौटे तो एशियाई मार्केट से संकेत थे वो बहुत ही नकारात्मक थे, लेकिन इसके बावजूद हमने शुरुआत शुक्रवार को अच्छी की और कामकाज खत्म होते होते 3:30 तक सर्वोच्चम ऊंचाई के आसपास जाकर के बंद दिया। बहुत अहम स्तर हमने पार किए हैं निफ्टी स्पॉट पर 24,300 के, और अगर कोई भी दुर्घटना नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, खास करके खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर के, शनिवार को रविवार को, तो शायद सोमवार को जब हम लौट करके फिर से बाजार पर आएंगे, कामकाज पर लौटेंगे, तो एक संभावना ये लग रही है कि 24,500 की तरफ जाने का प्रयास होगा। इसके लिए निर्भर होगा सबसे पहले तो शुक्रवार शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, शनिवार को दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक के नतीजे। अनुमान के मुताबिक आने की संभावना है ये सब बैंकों के नतीजे। यस बैंक की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन बाकी जो 4 दिग्गज बैंकों के नाम लिए वहां पर खरीदारी की राय। मेरे ख्याल से ऋण की मांग और कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्रेडिट कॉस्ट, कासा रेशियो, ग्रॉस नेट NPA नीचे आने की संभावना, प्रोविजनिंग वापस लौट करके आएगी रिकवरी के चलते, और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में सुधार। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है तृप्ति जी के वित्तीय क्षेत्र मेरे ख्याल से आने वाले तिमाहियों में बेहतर रुझान लेकर के आएगा नतीजों के आधार पर। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो मेरे ख्याल से नतीजे बेहतर आएंगे तो सोमवार को बैंक निफ्टी भी योगदान देगा बाजार को सहारा देने के लिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा तांडव कच्चे तेल में नहीं होता है तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा बहुत विश्वास मेरा मजबूत हो रहा है कि हम 24,500 की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और युद्ध को लेकर के कोई बड़ी खराब खबर नहीं आनी चाहिए। हालांकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अमेरिका ईरान पर, ईरान अमेरिका के जो बेस हैं अलग अलग देशों में, खाड़ी में, वहां पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि नतीजे सहारे देंगे बाजार को 24,500 की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक, तो नतीजे को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया, और देखना होगा अब ओवर द वीकेंड कोई डेवलपमेंट ग्लोबल स्तरों पर होता है तो उसका भी इम्पैक्ट हम बाज़ारों पर ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आगे के लिए यहाँ पर गौरांग जी आते हुए देख रहे। चलिए अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल मिला है हमें सुरेश कुमार जी का। इनके पास है अदानी पावर के शेयर, 21 क्वांटिटी है और 226 इनकी खरीद प्राइस है। आज की अगर क्लोजिंग देखें 214 के लेवल पर बंद हुआ है, करीब 1% की गिरावट के साथ, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर ये चल रहे हैं। ऐसे में अब क्या सलाह होगी गौरांग सर? जब भी आपसे बात होती है हम रेन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, और आप लगातार उस पर काफ़ी बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं। अब ऐसे में अदानी पावर के लिए क्या आउटलुक लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से मेरे ख्याल से पहले मैं
क्षेत्र पर बात कर लेता हूं तृप्ति जी, ताकि दर्शकों को थोड़ी बहुत समझने में सरलता हो जाए। तो जिस प्रकार से आने वाले वर्षों में सरकार ने नई ऊर्जा जोड़ने की बात की है, आने वाले 5 सालों में और आगे, हमें लग रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस क्षेत्र में से टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब कंपनियों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। अब टोरेंट पावर तो गुजरात स्थापित कंपनी और काफी विस्तार योजना है, लेकिन जहां तक अडानी पावर का सवाल है पृथ्वी जी, विशेष टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि पूरा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी पावर, अडानी समूह की, इतना बिल्कुल कह सकता हूं। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। जी, तो ये सलाह अडानी पावर पर फिलहाल जो भी सलाह और जो भी फंडामेंटल्स सेक्टर को लेकर दिए हैं गौरांग सर ने, उसका आप खास तौर से ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल को शामिल करेंगे। राजकुमार चौधरी का सवाल है, आईटीसी के शेयर है इनके पास 125 और 375 पर इनकी बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर चल रहे हैं। पूछना चाह रहे कि लंबी अवधि के लिए क्या आईटीसी में बने रहना चाहिए। 375 पर खरीदे थे, आज की जो क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं 280 रुपए पर आईटीसी बंद हुआ है, करीब आधे % के आसपास की तेजी के साथ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से गौरांग सर आईटीसी कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए 1 साल में तो कोई रिटर्न नहीं दिया, करीब 33% तक गिरता हुआ ही नजर आया है। एफएमसीजी सेक्टर की अच्छी कंपनी आईटीसी, लेकिन आगे के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसे देख रहे हैं? क्या अब आगे चार्ट्स अट्रैक्टिव और जो तेजी है इस सेक्टर में आती हुई नजर आ रही है आपको? तृप्ति जी, मेरे ख्याल से इसमें एक बोनस कंपोनेंट भी था, एक के ऊपर एक बोनस, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जांच करनी पड़ेगी कि ये बोनस का कैंडिडेट था और इन्होंने को बोनस मिला है कि नहीं, तो उस प्रकार से इनको एडजस्ट करना पड़ेगा भाव। मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक से याद नहीं आ रहा है। पहली बात तो आईटीसी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से। छोटी मध्यम अवधि में वर्षा ऋतु को लेकर के शायद जिस प्रकार की असमंजस परिस्थिति है, अगर ये सुधार नहीं हुआ और फैलाव जो बारिश का है वो ठीक से नहीं हुआ पूर्ण भारतवर्ष में, खासकर पे उन जगहों पर जहां पर हमारे किसान भाई और बहन खेत में मजदूरी करके अनाज पैदा करते हैं, और अगर उस मात्रा में अनाज पैदा नहीं हुआ तो शायद इनकी जो आय है इस पर असर पड़ेगा। और अगर ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से अगर आय ठीक से नहीं आती, खर्च कम होते, तो एफएमसीजी क्षेत्र में जो आय और मुनाफा है उस पर असर पड़ता है। लंबी अवधि का नजरिया इनका ये बता रहे पहले तो बने रहे, मुझे नहीं पता वो बोनस का कंपोनेंट एडजस्ट है नहीं है, तो उसको छोड़ करके अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 280 पे नहीं, लेकिन अगर 270 260 के आसपास आता है, बाजार में असमंजस परिस्थिति आती है और कुछ दबाव आता है, तो ये चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, जिससे इनका खरीद का स्तर नीचे भी आ जाएगा और लंबी अवधि में बने रहने की राय होगी। खाली वो बोनस कंपोनेंट जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए थोड़ा परेशान। बिल्कुल ठीक है। और आईटीसी के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है फिलहाल आप इस शेयर में बने रह सकते हैं। 260 के आसपास आता है तो आप एड ऑन कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, ये भी सलाह आईटीसी पर आती हुई। अगले सवाल को शामिल करेंगे। निकेश कुमार का सवाल है, वेदांता के 100 शेयर है, 280 पर एंट्री ली थी और करीब 3 से 4 साल का आउटलुक लेकर ये चल रहे हैं। और आज की अगर हम क्लोजिंग देखें वेदांता तो 252 के लेवल पर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इनके बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, इन लेवल्स पर करीब 2500 का नुकसान इन्हें होता हुआ। गौरांग सर, वेदांता कैसा दिख रहा है आपको? क्योंकि देखिए यूएस ईरान टेंशन जब बढ़ता है तो तमाम कमोडिटीज पर भी काफी इम्पैक्ट आता है, काफी न्यूज ड्रिवन हो गया है फिलहाल मार्केट। और स्पेशली अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो काफी रेंज बाउंड दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना की तरफ से भी थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रही है। अब ऐसे में वेदांता का परफॉर्मेंस 3 से 4 साल में कैसा रहेगा, इस पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, पहले तो इस कंपनी के ऊपर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय थी, जब ये एकजुट कंपनी थी तृप्ति जी। फिर काफी सारी कंपनियों का विभाजन हुआ, अलग रूप से लिस्ट हुए और वैल्यू अनलॉकिंग हुई। तब भी खरीदारी की राय थी विभाजन के पहले जब डिमर्जर हुआ, और आज भी वेदांता पर खरीदारी की राय। ये बात सत्य है कि युद्ध को लेकर के धातु क्षेत्र में
ऊपर नीचे के तरफ के दायरे तीव्र गति से देखने मिलते हैं। वो निर्भर होता है कि हम किस प्रकार के धातु की बात कर रहे हैं। मेरी निजी राय यह है कि एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, इसमें ऊपर की तरफ के दायरे बाकी अन्य धातुओं की तुलना में ज्यादा देखने मिलेंगे। वेदांता पर इनका लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहे। और अगर नीचे आता है 230 के आसपास आता है, 225 के आसपास आता है, नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर पुराना निवेश और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसकी भी राय हमारी निवेश के लिए होगी, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रहे। एक तो वेदांता में लंबी अवधि के लिए आप अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखिए, ये सलाह आती हुई चल जाए या एवरेज करने की सलाह होगी। आज की जो क्लोजिंग है आरबीएनएल की 225 रुपए पर हुई, करीब ½ % की गिरावट के साथ, और इन लेवल्स पर 28,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। गौरांग सर, रेलवे पैक से आरबीएनएल कैसे देख रहे हैं आगे की चाल को और क्या सलाह होगी इन्हें? तृप्ति जी, देखिए पिछले 1 साल में रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने कुछ बड़ा योगदान नहीं दिया। 2000 उसके पहले जो भी खबरें थी, नीतियां थी सरकार की, उसको लेकर के बहुत ही शानदार ऊपर के तरफ के दायरे देखे। अब विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल पर, क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन जो भी कंपनियां भारतीय रेल से जुड़ी हुई है और जो भी नीतियां सरकार ने भारतीय रेल की छवि को परिवर्तन करने के लिए लागू की है, उसका फायदा भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी सरकारी को भी मिलेगा और निजी क्षेत्र को भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए समय लगता है और छवि सुधारने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारतीय रेल का लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसका निवारण भी रेल मंत्रालय और रेल मंत्री ने और माननीय मंत्री के गुट ने प्रस्ताव दिया है। वो पारित होना और उसको लागू करना समय लगेगा। अब इनको अगर थोड़ा बहुत, पहले तो इनका निवेश 307 पे और मौजूदा स्तर 225 का, यानी कि इनकी पूंजी में ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पहले तो यह है कि पूंजी मिलेगी कि नहीं लौट करके, मुनाफे तो दूर की बात हो जाती है। अगर परिवर्तन करना है यहां से, मुझे नहीं पता वो परिवर्तन के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, लेकिन अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एनबीएफसी में एक कंपनी जिसका नतीजे पिछले हफ्ते आए थे वो एल&टी फाइनेंस, ये चाहे तो यहां पर परिवर्तन कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। आरवीएनएल पर विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह एक तरह से आपको पूरे सेक्टर के लिए भी आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। मोनू का हमें सवाल मिल रहा है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा के शेयर इनके पास 2500 की क्वांटिटी है और 108 इनका खरीद प्राइस है। काफ़ी बड़े नुकसान में है इन लेवल्स पर, क्योंकि आज की क्लोजिंग 97 पर होती हुई नजर आई, हल्की गिरावट के साथ करीब 1% के आसपास की गिरावट रही है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। गौरांग सर, क्या इस पर कोई सलाह दे पाएंगे आप? मोटे तौर पर क्या करना चाहिए और आगे आपको क्या आउटलुक इसमें दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तृप्ति जी, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को लेने के बजाय अगर आप निवेशक बन जाते हैं तो यह रणनीति बिल्कुल गलत है शेयर बाजार में। अगर आपने ट्रेडिंग का नजरिया रखा है तो ट्रेडिंग का नजरिया रखें, अगर आपने निवेश का नजरिया रखा है तो निवेश का रखें। ट्रेडिंग करते हैं, नुकसान होता है, इसलिए निवेशक बनना जरूरी नहीं है और मेरे ख्याल से रणनीति कारगर कभी भी साबित नहीं होती है। जहां तक जेएमआर पावर का सवाल है तो कवरेज इस पर भी नहीं है, लेकिन जैसे हम पावर की बात कर रहे थे, जब आपने प्रश्न अडानी पावर का पूछा था तो मैंने कई कुछ कंपनियों का नाम लिया था। अब परिवर्तन और जेएमआर पावर तो मुझे नहीं पता कि क्षमता कितनी है और क्या है इनकी उत्पादन क्षमता ऊर्जा को लेकर के, लेकिन टाटा पावर एक कारगर कंपनी है इस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। बिल्कुल ठीक। तो जीएमआर पावर पर नहीं, लेकिन पावर सेक्टर से टाटा पावर पर जो है बुलिश नजरिया है, वहां पर आपको खरीदारी की सलाह आती हुई। चलिए अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। गौरांग सर, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी आपकी? तो तृप्ति जी, दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए है, बुनियादी दर के आधार पर। इसके लिए अनिवार्य है कि आप समय सीमा कम से कम 1.5-2 साल की रखें। पहला विकल्प है जिसकी बात मैं कर चुका हूँ, एल&टी फाइनेंस, 350 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, 380 के, क्षमा कीजिएगा, 380 के एल&टी फाइनेंस पर अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। दूसरा विकल्प है टायर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी अपोलो टायर, यहाँ पर लक्ष्यांक करीबन 510 के हैं। दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए है। अनिवार्य रणनीति ये होगी कि आप पूरी
पूंजी एक ही स्तर पर मत लगाई। इस स्तर से अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से आप शुरू कीजिए, 20, 30, 25% जितना भी आपको लेना है और गिरावट पर जोड़ते जाए, लेकिन समय सीमा 1.5 से 2 साल की रखें। ठीक, तो अपोलो टायर्स एंड L&T फाइनेंस पर नजर रखें, लेकिन नजरिया आप लंबी अवधि का लेकर चले, करीब 1 से 2 साल के लिहाज से ये रणनीति हमारी स्क्रीन पर आती हुई। चलिए इसी के साथ इस शो को अब यहीं समाप्त करेंगे। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए।